10 मार्च 2022 इस दिन का सभी को बेसब्री से इंतजार था। पूरे भारत की जनता को और खासकर देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को। 5 राज्य पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश जहां चुनाव हुए थे, इन 5 राज्यों में से 4 में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी, जबकि एक राज्य में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, जबकि बीजेपी ने उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत हासिल करते हुए अपनी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बिगुल भी फूंक दिया है। बड़ी पुरानी कहावत है, यूपी और बिहार ने जिसे चाह दिया उसकी सरकार केंद्र में बन जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश काफी मायने रखता था। यहां बीजेपी ने 273 सीटें हासिल की। हालांकि यह पिछली बार के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि 2017 के चुनाव में बीजेपी को 312 सीटें हासिल हुई थी। लेकिन अंत में बात तो नतीजे पर ही होती है। इस बार भी बीजेपी ही जीती है। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी को 47, गोवा में 20 और मणिपुर में 32 सीटें हासिल हुई, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी 92 सीट हासिल करके सरकार बनाने जा रही है। अब ये तो चुनाव के नतीजे की बात है। चुनाव के मैदान में पार्टियां उतरेंगी तो किसी एक की हार तो तय है। लेकिन यहां एक चिंता का विषय भी है। चिंता है विपक्ष का कमजोर पड़ जाना। यहां विपक्ष से तात्पर्य देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी कांग्रेस से है। इतनी बड़ी और पुरानी पार्टी का देश के हर राज्य से धीरे धीरे सफाया होना एक चिंता का विषय है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना अति आवश्यक है। भले ही पंजाब में बीजेपी जीती ना हो, लेकिन यहां पर कांग्रेस भी नहीं जीती है। इसके साफ मायने हैं कि राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अब कांग्रेस राज्य के स्तर पर भी कमजोर पड़ती जा रही है। लोकतंत्र में विपक्ष का कमजोर पड़ जाना ये अच्छे संकेत नहीं है। आखिर क्यों ये अच्छे संकेत नहीं है, चलिए इस चीज को आपको समझा देते हैं। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता जा रहा है। धीरे धीरे सभी राज्यों की विधानसभाओं में बीजेपी अपना दबदबा बनाते जा रही है। ऐसे में देश की प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ता जा रहा है। विरोधी पार्टियों में निराशा इस हद तक बढ़ चुकी है कि उनके अंदर निजी स्तर पर चुनाव जीत लेने की संभावना भी समाप्त हो चुकी है और सब विरोधी दल मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की अब कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी से मुकाबला कर सके और आने वाले चुनावों में सफलता हासिल कर सके। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा संभव होता नजर नहीं आ रहा है। आलम ऐसा है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अब कांग्रेस से किनारा करने लगी हैं। 10 मार्च को आए नतीजों पर अगर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2, उत्तराखंड में 19, पंजाब में 18, गोवा में 11 और मणिपुर में 5 सीटें हासिल हुई हैं। विपक्ष का इतना कमजोर होना देश के लिए किसी दुर्भाग्य से कम नहीं है। उसके मजबूत और एक होने की उम्मीद बहुत ही कम नजर आ रही है। आज के समय में कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे लोकसभा में भी विपक्ष के रूप में बैठने के लिए गठबंधन करना पड़ा है। नियम के मुताबिक लोकसभा में विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को तभी टक्कर दे सकती है जब उसकी पार्टी के पास 10% सीटें हों। लेकिन आलम तो ऐसा है कि कांग्रेस के पास अपने दम पर वो 10% सीटें भी नहीं हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों का 10% 54.3 होता है। मतलब आप 55 मानकर चलिए। कांग्रेस के पास ये 55 सीटें यानी 55 सांसद तक नहीं है। साल 2014 में कांग्रेस को कुल 44 सीटें हासिल हुई थीं और पूरे विपक्ष को मिलाकर कुल 60 सीटें बनती थीं। तो वहीं 2019 की बात करें तो यहां कांग्रेस के पास 52 सीटें हैं और पूरे विपक्ष को मिलाकर कुल 90 सीटें बनती हैं। मतलब विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। अब लोकतंत्र में विपक्ष इतना महत्व क्यों रखता है, इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व होता है। एक अच्छे विपक्ष से जनता यह अपेक्षा रखती है कि वह सत्ता की निरंकुशता पर नियंत्रण रखकर जनतांत्रिक मूल्यों एवं जनतांत्रिक व्यवस्था को संरक्षित रखे। प्रतिपक्ष अथवा विरोधी दल का नेतृत्व करने वाला नेता प्रतिपक्ष कहलाता है। प्रतिपक्ष अथवा विरोधी दल के नेता का सिद्धांत ब्रिटिश संसदीय पद्धति की देन माना जाता है। विरोधी दल के नेता को इस योग्य होना चाहिए कि वह समूचे प्रतिपक्ष की ओर से सरकार से बातचीत कर सके। लेकिन क्या ऐसा होता दिख पा रहा है? शायद नहीं। जिस तरह से विपक्ष की भूमिका का सफाया हुआ है ना, वह चिंतनीय है।
इसे रोकना होगा। नहीं रोका गया तो हमारा लोकतंत्र ही समाप्त हो जाएगा। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर नजर डालें तो उसका काम होता है संसद के बाहर, मीडिया में और जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना और सरकार से सवाल करना। विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे। सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माता के रूप में जो भी कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है। इसके अलावा विपक्ष संसद में केवल सरकार के कामकाज पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, संशोधनों और आश्वासनों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है। लेकिन यहां सवाल वही है कि क्या यह सब हो पा रहा है? जवाब है शायद नहीं। अगर देश में मजबूत विपक्ष ही नहीं होगा तो सत्ताधारी पार्टी अपनी मनमानियां करने लग जाएंगी और जनता का शोषण करने लगेंगी। इसके लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक खुद आत्मनिरीक्षण करें। विरोधी पार्टियों के लिए अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो उन्हें अपने स्वार्थ को छोड़कर देश और देश की जनता के हितों के लिए सोचना ही होगा। अभी हाल ही में संसद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने मन बना लिया है कि उन्हें 100 सालों तक सत्ता में आना ही नहीं है। कहीं ना कहीं यह धरातल पर भी सही साबित होता नजर आ रहा है। कांग्रेस ना तो सत्ता में आ पा रही है और ना ही विपक्ष में मजबूत होती दिख रही है। कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कांग्रेस का नामो निशान मिट जाए और यह पार्टी सिर्फ इतिहास के पन्नों में दब कर रह जाए। चलिए अब हम आपसे लेते हैं विदा। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।